किशोर और महेश के पिता की मौत तो कई साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ साल बाद सुलोचना का भी निधन हो गया। उन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों बीवियों की रोज की लड़ाइयों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। इस तरह से तो नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए और बंटवारा कर लेना चाहिए। ठीक कहते हो भैया। गांव की पंचायत बुलाई जाती है और दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है। चलो भाई, हो गया बंटवारा, अब दोनों चैन से रहो। ऐसे कैसे बंटवारा हो गया? गाय का बंटवारा भी बाकी है और उसकी बछिया का भी। गाय हमें दे तो बछिया तुम रख लो। हा आई बड़ी। गाय दूध देती है इसलिए तू उसे रखना चाहती है, गाय को मैं रखूंगी। दोनों देवरानी जेठानी सबके सामने फिर लड़ने लगती हैं। फिर पंचायत फैसला सुनाती है। गाय और बछिया दोनों एक एक महीना तुम दोनों के पास रहेगी। एक महीना बड़ा भाई उसका दूध निकालेगा और एक महीना छोटा भाई। दोनों भाई पंचायत की बात मान लेते हैं और पहले बड़ा भाई किशोर उस गाय जिसका नाम नीलम था उसे अपने साथ ले आया। नीलम एक हृष्ट पुष्ट गाय थी जिसका दूध बहुत गाढ़ा था और गांव में सभी को उसका दूध बहुत पसंद था। इसलिए सुबह शाम किशोर के घर के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती, जिससे उसे अच्छी कमाई होती। वाह भाई, क्या शानदार दूध देती है तुम्हारी गाय। इसके दूध का स्वाद ही अलग होता है। फिर एक महीने बाद छोटा भाई महेश नीलम को खूंटे से छुड़ाकर अपने घर ले आया। अब किशोर नीलम का दूध निकालकर पैसे कमाने लगा। दोनों ही भाई अपने अपने फायदे के लिए नीलम का खूब इस्तेमाल करते, लेकिन उसको ठीक से चारा नहीं देते और दिन रात दूध निकालने में लगे रहते ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। ग्राहकों को दूध देने के बाद नीलम अपनी बच्चिया मीरा को अपना दूध पिलाती, लेकिन ठीक से चारा न मिलने के कारण और दिन रात दूध निकाले जाने के कारण नीलम काफी कमजोर हो गई और अब वो बीमार रहने लगी। फिर एक रोज उसकी मौत हो गई। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? इन जालिमों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अपने मतलब के लिए इन्होंने तुम्हारा खूब इस्तेमाल किया है। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगर मैं यहाँ रही तो ये मेरे बड़े होने पर मेरे साथ भी यही सब करेंगे। फिर मौका मिलते ही मीरा बच्चिया वहाँ से भाग गई। वो उस गांव से निकलकर जंगल के रास्ते दूसरे गांव में जाने लगी, जहाँ उसे ऋषभ नाम का एक बछड़ा मिला, जिसे मीरा ने सारी बात बताई। अच्छा हुआ जो तुम वहाँ से भाग आई, और अब तुम रोना बंद करो। अब मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ ना, तो अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। ऋषभ और मीरा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक रोज वो जंगल में नदी किनारे पानी पीने गए। तभी वहाँ पड़ोस के गांव के दो बच्चे बकरियां चराने आए हुए थे। उन दोनों को देख अनु ने कहा, देखो ना मनीष, ये कितनी सुंदर बच्चिया है। शुक्रिया। अरे ये तो बोलने वाली बच्चिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ऋषभ और इसका नाम मीरा है। हम दोनों दोस्त हैं और हम इसी जंगल में रहते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। बोलने वाली बच्चिया और बछड़ा तो हम पहली बार देख रहे हैं। तुम दोनों तो बहुत प्यारे हो, लेकिन इस जंगल में तो बहुत से जानवर भी रहते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। क्या तुम दोनों हमारे दोस्त बनोगे और हमारे साथ हमारे गांव चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। वो दोनों उन दोनों को अपने साथ अपने गांव ले आए। कुछ ही दिनों में बोलने वाला बछड़ा और बच्चिया पूरे गांव के चहेते बन गए। गांव वाले उन दोनों को सुबह शाम खाने को देते और भगवान का चमत्कार मानकर उनकी पूजा भी करते। ऐसे ही समय बीता और अब दोनों बड़े हो गए। ऋषभ अब एक हट्टा कट्टा बैल बन चुका था और मीरा एक सुंदर गाय बन चुकी थी। उन दोनों में एक अटूट बंधन बन चुका था। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। उनका प्रेम जवानी की दहलीज पर पहुंच चुका था और एक रोज मीरा गर्भवती हो गई। ऋषभ मीरा का खूब ख्याल रखता था। मीरा, अब तुम्हें अपना खूब ख्याल रखना चाहिए। धूप में यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझसे कहना, मैं ला कर दूंगा। नहीं, तुम अकेले बाहर जाओ और मैं तुम्हारे बिना रहूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना अब मुझे तुम्हारी कितनी आदत हो चुकी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम जिंदगी में अलग भी हुए ना तो मैं तो तुमसे बिछड़ते ही मर जाऊंगी। ऐसी अशुभ बातें मत करो और हम दोनों कभी जिंदगी में अलग नहीं होंगे। इसी गांव में जगमोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता और बच्चों के साथ रहता था। मोहन एक शराबी था। ममता जैसे तैसे खेतीबाड़ी करके घर चलाती थी। एक रोज, निकल जा तू इस घर से, शर्म नहीं आती? इतनी मेहनत से बच्चों के लिए फीस जमा करके रखी थी, उसे भी तू अपनी शराब के लिए चुरा कर ले गया। जगमोहन बहुत ही निकम्मा और शराबी किस्म का इंसान था, जो हर रोज अपनी पत्नी को सताया करता था।
खुद तो वो कोई कामकाज करता नहीं था, ऊपर से जो बीवी कमा कर लाती उसे भी अपनी शराब और जुए में उड़ा देता था। आए दिन उनके घर में झगड़े होते थे। एक रोज ममता ने तंग आकर जगमोहन को अपने घर से निकाल दिया। जगमोहन सारे गांव में भटकता रहा, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। वो शराब के नशे में झूमते झूमते उस जगह आकर बैठ जाता है जहां मीरा और ऋषभ बैठा करते हैं। तभी उसकी नजर मीरा पर जाती है। उसे देख वो सोचता है, अरे ये तो कितनी बढ़िया गाय है, ऊपर से गर्भवती भी है। कुछ दिनों में ये बच्चा देने वाली है, फिर खूब सारा दूध देगी। इसका दूध बेचकर तो मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा। इससे तो मेरी शराब और जुए का आसानी से खर्चा निकल जाएगा है? लेकिन गांव के लोग इन दोनों को बड़ा प्यार करते हैं। ये मुझे इसे ऐसे ले जाने नहीं देंगे। ऐसा करता हूँ कि इस रात के अंधेरे में इस गाय को कहीं दूर ले जाकर छुपा देता हूँ। जगमोहन मीरा के गले में रस्सी डालकर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, ऋषभ मुझे बचाओ, मुझे इसके साथ नहीं जाना। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी मीरा को? छोड़ो इसे, छोड़ो। ऋषभ मीरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जगमोहन एक मोटे डंडे से ऋषभ पर वार करने लगता है और उसकी खूब पिटाई करता है। डंडे की मार से ऋषभ के शरीर पर जख्म पड़ जाते हैं और वो बेहोश होने लगता है। ये देख मीरा जगमोहन से कहती है, मत मारो मेरे ऋषभ को, तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जगमोहन मीरा को जंगल के पास पत्थरों वाली गुफा में छुपा कर रख देता है। देख मीरा, अब तू चुपचाप यहाँ पर बैठ। अगर तू शांत रहेगी तो मैं तुझे अच्छा चारा खिलाऊंगा। फिर तुम मुझे खूब सारा गाढ़ा दूध देना, जिसे बेचकर मैं अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। अगली सुबह गांव वालों की नजर लहूलुहान ऋषभ बैल पर जाती है। गांव वाले उसकी मरहम पट्टी करते हैं। ऋषभ रोते हुए सबसे कहता है, मुझे मेरी मीरा चाहिए, नहीं तो मैं अपनी मीरा के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो ऋषभ, हम तुम्हारी मीरा को जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। सभी गांव वाले मीरा को ढूंढने लगते हैं। तभी एक दूध वाला धीरज गांव वालों को आकर बताता है, अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने कल रात को जगमोहन को जो है एक गाय के साथ उसे उस गुफा में जाते हुए देखा है। गांव में मीरा के लिए सब परेशान थे, तो वहीं गुफा में बैठी मीरा लगातार ऋषभ को याद करके रोती रहती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है ऋषभ, मुझे नहीं पता अब हम दोनों कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। कुछ ही देर में सब गांव वाले उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख जगमोहन घबरा जाता है। अरे तुम सब यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। गांव वालों, तुम इस आदमी को जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि इसने दो प्यार करने वालों को अलग करने की कोशिश की है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जगमोहन काका, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इन दोनों को अलग करते हुए? ऊपर से ऋषभ पर आपने कितनी बुरी तरह से हमला किया है। सच में बहुत ही बुरे हो तुम। अरे इसे तो जितना मारो उतना कम है साले को। सभी गांव वाले मिलकर जगमोहन की खूब पिटाई करते हैं। ऋषभ मीरा को अपने सामने देख बहुत खुश होता है। मीरा, तुम ठीक हो ना? और हमारा बच्चा वो भी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुम मुझे वापस मिल गए। मैंने तो सोचा था मैंने तुम्हें खो ही दिया। आज के बाद मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। इतना प्यार तो इंसानों के बीच भी नहीं होता जितना इन दो जानवरों के बीच है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटी। मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। इन दोनों को शादी जैसा सम्मान मिलना चाहिए, ताकि ये दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे से अलग ना हो पाए। सुना तुम दोनों ने? अब हम सब गांव वाले मिलकर तुम दोनों की शादी करवाएंगे, और मैं तो भाई बाराती बनकर आऊंगा ऋषभ की बारात में नाचते हुए। हाँ, और मैं मीरा को बिल्कुल दुल्हन की तरह अपने हाथों से सजाऊंगी। कुछ समय बाद सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं, साथ ही उनके लिए एक घर भी बना देते हैं। फिर मीरा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे सभी गांव वाले खूब प्यार करते हैं। अब सब लोग उन तीनों का अपने परिवार के सदस्य की तरह अच्छे से ध्यान रखते। संध्या की मुंह दिखाई हो रही थी। सभी औरतें उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ कर रही थी, पर यह बात संध्या की जेठानी सुमन को बहुत ही खटक रही थी। एक बात तो है सुशीला बहन, तुम अपनी छोटी बहू बहुत ही सुंदर लाई हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है।
हाँ, बड़ी बहू भी अपनी जगह ठीक है, पर छोटी के नैन नक्श बहुत सुंदर हैं। ये सब तो संध्या के ही गुण गाने लगी। मुझे अब झुमरू तांत्रिक से मिलना ही होगा। सुमन उसी समय झुमरू नाम के तांत्रिक से मिलने गई और उससे अपनी बात कही। तांत्रिक बाबा, ये लो पूरे 30,000 रुपए, और जल्दी से मुझे वो उपाय बता दो जिससे संध्या गाय बन जाए। अच्छा, तो तुमने मन बना लिया है कि अपनी देवरानी को गाय बनाकर ही रहोगी। ठीक है, तो तुम ये जादुई कील अपनी देवरानी के सिर में घोंप देना। बस तुम्हारी देवरानी गाय बन जाएगी। उसके बाद वो तब तक वापस अपने रूप में नहीं आएगी जब तक ये कील उसके सर से निकाला नहीं जाएगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं ये कील ले जाती हूँ, बस मेरे पैसे वसूल हो जाए। सुमन झुमरू तांत्रिक से कील लेकर घर आ जाती है और मौका देखकर अपने काम को अंजाम दे देती है। देवर जी, संध्या आपका कमरे में इंतजार कर रही है। आज तो आप दोनों की सुहाग रात है। जल्दी से कमरे में जाओ, नहीं तो देवरानी जी नाराज हो जाएंगी। क्या भाभी, आपको भी बस मजाक सोचता है। जा रहा हूं। सुमन मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पर अचानक सूरज के शोर से सब घबरा गए। सब लोग सूरज के कमरे में जाते हैं और वहां पर संध्या की जगह एक गाय को देखकर घबरा जाते हैं। अरे, मेरे कमरे में ये गाय कैसे आ गई? और संध्या कहाँ है? हे राम, ये गाय कहाँ से आई? अरे अरे, आज तो देवर जी की सुहाग रात है और उनके कमरे में ये गाय कैसे आ गई? पर संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं, मैं अभी कमरे में ही आया तो देखा कि ये गाय यहाँ खड़ी है और संध्या मुझे दिखाई ही नहीं दी। सब लोग घर में इधर उधर देखते हैं, पर कहीं भी संध्या का पता नहीं चलता। सूरज निराश होकर कमरे में आ जाता है। सब लोग उस गाय को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो गाय वहां से हिल ही नहीं रही थी। एक तो पहले ही संध्या बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से ये गाय भी इस कमरे से बाहर नहीं जा रही। माँ रुको, मैं इसे बाहर लेकर चलता हूँ। सूरज उस गाय को थोड़ा प्यार करता है और कमरे से बाहर ले जाने लगता है। तभी उसके हाथ में वो कील अटक जाती है जो गाय के सिर में घुसी हुई थी। नहीं नहीं देवर जी, राम जाने किसी ने टोना टोटका किया होगा। ऐसे आप कील को मत छुओ। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, सुमन बहू ठीक कह रही है। इस गाय को घर के बाहर छोड़ो और संध्या को ढूंढो। हमारी नई नवेली बहू इतनी रात में कहाँ गायब हो गई? मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। सबका मन खराब हो जाता है। सब चिंता में थे, पर सुमन तो मन ही मन हंस रही थी। बड़ी आई थी सुहाग रात मनाने, लो मन गई सुहाग रात। पत्नी गाय की सुहाग रात। गाय धीरे धीरे चलकर सूरज के पास आती है और अपना सिर हिलाती है। सूरज को लगता है कि गाय को उस कील से सचमुच दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे इस गाय के सर से कील निकाल देनी चाहिए। ये तभी मुझे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही है। शायद ये इस कील की ओर इशारा कर रही है। सूरज से रहा नहीं गया और उसने खींचकर गाय के सिर में लगी कील निकाल दी। कील निकलते ही संध्या वापस अपने रूप में आ गई और सब चौंक गए। ये सब क्या है संध्या? तुम गाय कैसे बनी? ये सब सुमन भाभी ने किया है। मैं आपको सब सच बताती हूँ। मेरे बालों में जूड़ा बना था, मैं वही खोल रही थी। सुमन भाभी बोली कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उन्होंने मुझसे बात करते हुए एक कील मेरे सिर में घोंप दी और मैं गाय के रूप में बदल गई। मुझे नहीं पता कि भाभी मुझसे नफरत क्यों करती है, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ जी, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे बहू, तुम यहाँ से चली जाओगी? अगर कोई जाएगा तो वो सुमन जाएगी। माँ, संध्या ठीक कह रही है। आज भाभी ने सचमुच जो किया है वो बहुत गलत है। इसके लिए तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुमन, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी ही देवरानी के साथ ऐसा किया। मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस घर में कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि सब संध्या की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कोई मुझे नहीं पूछेगा। इसी वजह से मैं ईर्ष्या से भर गई थी और मैं। अच्छा, तो ये सब झुमरू तांत्रिक का किया धरा है। उसको तो मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा। सूरज झुमरू तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर देता है। सुमन सबसे माफी मांगती है, पर संध्या का मन नहीं था कि वो अब अपनी जेठानी के साथ रहे, इसलिए वो सूरज और अपनी सास के साथ अलग रहने लगती है। राजेश नाम का एक ऑटो वाला ऑटो चलाया करता था। उसकी बीवी शीतल और 7 साल का बेटा राजू था। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। अजी, सुनती हो? हाँ, आ रही हूँ अभी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? और इस पैकेट में क्या है? खुद ही देख लो। ये लो, खोलो। इसमें तो साड़ी है जी। हाँ, पता है मुझे। ये साड़ी किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी बीवी,
ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई ना। ये तो बहुत प्यारी है, पर इसकी क्या जरूरत थी? इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते, और ये फालतू के खर्चे क्यों किए आपने? अरे पगली, मैं वैसे भी तुझे कहाँ कुछ दे पाता हूँ, एक साड़ी ही तो है। तू कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे। आज थोड़ा धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ। बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं जानती हूँ हालातों को, तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती। चल अब ये बेकार की बातें बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ, देखूं तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है। शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहनकर बाहर आती है। आहा, देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर। ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। अचानक से राजेश की पत्नी शीतल बीमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाइयां देते देते राजेश को अपना ऑटो बेचना पड़ जाता है। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तबीयत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा। अब पैसे कहाँ से आएंगे? शीतल को इस हालत में नहीं देखा जाता। ऐसा करता हूँ, अपना ऑटो बेच देता हूँ। राजेश ये सोचकर अपनी ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुंचता है। भाई, मुझे ये ऑटो बेचना है। क्यों भाई, इस ऑटो में कोई खराबी है? ऑटो में कोई परेशानी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ऑटो बेचना पड़ रहा है। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे हैं? हाँ, पर बीवी की तबीयत भी तो देखनी है। उसकी दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। अरे भाई, एक काम कर सकते हैं आप, ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लो, जिससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्शा भी ले लोगे। क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। राजेश बात मान जाता है। राजेश ऑटो बेचकर एक रिक्शा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है। वहाँ राजेश की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, इसे मेरे केबिन में लेकर आओ। राजेश शीतल को डॉक्टर के केबिन में लेकर जाता है। इनकी तबीयत बहुत खराब है, आप ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजेश के पास पैसे नहीं थे। थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है। इनमें 10 रुपए कम है। भाई, मुझे इंजेक्शन दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। पहले 10 रुपए लेकर आओ। प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। भाई, मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है। राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है। उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था। वो राजेश को वहाँ से भगा देता है। अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपए दो, तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहाँ से। राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। उधर दुकानदार, जिसका नाम विपिन था, जहां राजेश के पास पैसे न होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था, वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था। वो दवाइयों से बहुत पैसा कमाता था, इसीलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी। आजकल धंधे में बहुत कमाई हो रही है, हर माल में मुनाफा हो रहा है। अब एक काम करता हूँ कि एक प्लॉट और ले लेता हूँ। हाँ। विपिन घर पहुँचता है और प्लॉट लेने की सोचता है। पापा पापा। तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भागकर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है। अब डॉक्टर साहब देखो, अब मेरे बेटे को क्या हो गया है? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे इसका चेकअप करना होगा। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो विपिन को बताता है। अब क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा ठीक तो है? नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? आप जरा तसल्ली रखें। अब क्या बात है डॉक्टर साहब, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब संभालिए अपने आप को। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो गया? ये सच है विपिन जी। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, उसके लिए कुछ महंगी दवाइयां जरूरी हैं और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है। इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है, पर उसका बेटा ठीक नहीं होता। एक दिन उसके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते हैं। जैसे ही दवाइयों की दुकान पर जाता है, दवाई मांगता है
अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो। ये दवाई तो बहुत महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? विपिन अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा चुका था उसके इलाज में। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद रुपयों के अलावा। वो अपने सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस यही रुपए हैं। इतने में दवाई नहीं आएगी, 100 रुपए और चाहिए। पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो दवाई नहीं मिलेगी, जाओ और पैसे लेकर आओ, जाओ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं आपके 100 रुपए जल्दी ही चुका दूंगा। चलो हटो, निकलो यहाँ से, पहले 100 रुपए लेकर आओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, चलो भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। विपिन को पता था कि ये दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महंगी बेच रहा है। विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी जरूरतमंद को सिर्फ 10 रुपए के लिए दवाई नहीं दी थी। वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपिन बहुत रोता है। तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है। विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुंचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था। विपिन भागते हुए जाने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है, लेकिन उसके पास पैसे न होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता। अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुंचा तो मेरा बेटा। जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है। तभी एक रिक्शे वाला उसे आकर थाम लेता है। वो वही रिक्शे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने रिक्शे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है, भाई तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मेरा बेटा अस्पताल में है, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको वहाँ बिना पैसों के छोड़ दूंगा। विपिन बैठे बैठे बस अपने किए पर पछता रहा होता है। उसका लालच उसके सामने आ रहा था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, पर समय निकल चुका था। मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसीलिए आज मेरी ये हालत है। इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी, कुछ पैसों के लिए, और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ। आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है। सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था। विपिन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है। वहां उसके बेटे की तबीयत और खराब हो रही होती है। ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ती है। तभी उसको भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ती है। भगवान, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है। विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है। ममता के पति की मौत हो गई थी। अब वो अपनी बूढ़ी सास और 5 महीने की बेटी रोशनी के साथ नीलगंज गांव में जंगल के पास बनी अपनी झोपड़ी में रहती थी। पति की मौत के बाद वो जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी करके थोड़े से पैसे कमाती थी, लेकिन उसकी सास वो सब पैसे खुद रख लेती। एक रोज रोशनी भूख से तड़पते हुए रो रही थी। ये देख ममता ने अपनी सास कुंती से कहा, माँ जी देखिए ना, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, इसके लिए दूध लाना है, मेरी बेटी भूखी है। मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है। तू और तेरी मनहूस बेटी भूख से तड़प तड़प कर मर जाए मेरी बला से। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? ठीक ही कह रही हूँ मैं। कल मुही जब तू ब्याह कर आई तो मैं विधवा हो गई, और जब तेरी ये मनहूस बेटी पैदा हुई तो मेरा जवान बेटा करंट लगने से मर गया। मेरा तो मन करता है तुम दोनों को भी जलाकर मार डालूं। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तू, मैं तुझे बताती हूँ अभी। इतना बोलकर कुंती देवी ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और ममता की ओर फेंक दी। ममता की साड़ी में आग लग गई, मगर इत्तेफाक से कुंती की साड़ी ने भी झट से वो आग पकड़ ली। तभी बाहर खड़ी गाय रज्जो भागते हुए अंदर आई। उस गाय ने बच्ची को अपने मुंह से उठाकर बाहर रख दिया। उसने पानी से भरी बाल्टी उठाई और उन दोनों के ऊपर गिरा दी। आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों की मौत हो चुकी थी। रज्जो ममता के माँ बाबा की गाय थी, जिसे ममता अपने माँ बाबा की मौत के बाद अपने पास ही ले आई थी। पहले तो रज्जो दूध देती थी, लेकिन फिर बूढ़ी होने के कारण उसने दूध देना बंद कर दिया था, इसलिए वो कुंती देवी को भी खटकती थी। ममता की मौत का उसे गहरा सदमा लगा और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस रोज सारा दिन रोशनी भूख से तड़पती रही। उनकी झोपड़ी गांव से दूर होने के कारण
गांव वालों की आवाज उन तक नहीं पहुंची। लेकिन अगले दिन एक चमत्कार हुआ। ममता एक गाय के रूप में प्रकट हुई, जिसका मुंह तो गाय जैसा था लेकिन शरीर इंसानों जैसा। तू घबरा मत मेरी बच्ची, अब मैं तेरे पास वापस आ गई हूँ। रज्जो ने ऊपर वाले से उसके बचे हुए शेष प्राण मुझे देने की प्रार्थना की, जिससे मैं फिर से जिंदा हो गई। मेरा शरीर तो इंसानों का है लेकिन मुंह गाय जैसा। अब वो गाय के रूप में ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब रोशनी 12 साल की हो गई। एक दिन वो रोते हुए घर आई। क्या हुआ रोशनी बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ, मैं पास वाले गांव के बच्चों के साथ जब खेलने जाती हूँ तो वो सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं बता तो तू किसके साथ रहती है। मैंने बोला गाय माँ के साथ, तो सब मुझ पर जोर जोर से हंसने लगे। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। माँ, पहले तो तुम्हारा सिर्फ मुंह ही गाय का था, लेकिन अब तो तुम्हारा सारा का सारा शरीर गाय का बन गया है। बेटी, जब तक तू छोटी थी तब तक के लिए भगवान ने मुझे इंसानों जैसा शरीर दिया ताकि मैं तेरी देखभाल कर सकूं। लेकिन अब तू बड़ी हो चुकी है और अपनी देखभाल खुद कर सकती है, इसलिए अब उसने मुझे पूरी तरह एक ही रूप में बना दिया। ऐसे ही समय बीता। रोशनी अब 19 साल की हो गई और एक दिन वो अपनी गाय माँ से बोली, माँ, मुझे घर के हालातों और इस गरीबी से निकलने के लिए शहर नौकरी करने जाना होगा। ठीक है बेटी, लेकिन वहां जाकर अपनी इस गाय माँ को मत भूल जाना। नहीं मेरी प्यारी माँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रोशनी नौकरी करने शहर चली गई। शहर जाकर कुछ समय बाद उसे एक सरकारी अधिकारी की पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी मिल गई। रोशनी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए अनुज को उससे प्यार हो गया। एक दिन वो रोशनी से बोला, तुम और लड़कियों के मुकाबले दिखने में बहुत खूबसूरत हो, साथ ही शर्मीली भी। तुम औरों की तरह मॉडर्न कपड़े भी नहीं पहनती। मुझे तुम्हारी यही खूबी भा गई है। वो मैं बस ऐसे ही। तुम उदास लग रही हो। अब लगता है तुम अपने परिवार को मिस कर रही हो। वैसे कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? और तुम्हारी माँ, वो भी उतनी ही खूबसूरत होंगी दिखने में जितनी कि तुम हो, है ना? ये सुनकर रोशनी घबरा गई और उसने अनुज से कहा, मेरे परिवार में कोई नहीं है। अब एक हादसे में सबकी मौत हो गई, मैं अनाथ हूँ। अच्छा, सुनकर दुख हुआ। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। उनसे मिलकर तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आएगी। रोशनी अनुज के साथ उसके घर चली गई। उसका बड़ा सा घर देख रोशनी की आंखें चौंधी आ गई। उसकी सुंदर और स्टाइलिश माँ को देखकर रोशनी को अपनी गाय माँ की शक्ल याद आई। फिर उसने सोचा, नहीं, अगर मैंने इन्हें अपनी गाय माँ से मिलवाया तो अनुज मुझे छोड़ देगा। नहीं, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती। रोशनी अपनी गाय माँ को भूल गई। अनुज और रोशनी की शादी हो गई। अनुज एक बड़ा कलेक्टर बन गया। 5 साल बाद उसका तबादला नीलगंज गांव में ही हो गया। कार में जाते हुए रोशनी जंगल के पास बनी अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी को देखने लगी। क्या हुआ रोशनी, तुम इस झोपड़ी को क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ याद आ गया। अनुज अपनी पत्नी रोशनी के साथ सरकारी बंगले में रहने चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज छुट्टी वाले दिन अनुज अपने बगीचे में पानी दे रहा था कि तभी वहाँ गाय आ गई। ओफो, ये गाय कहाँ से आ गई? मुझे तो इन जानवरों से सख्त नफरत है। ये कहकर अनुज ने डंडा उठाया और उस गाय को मारने लगा। दर्द के मारे वो गाय वहाँ से चली गई। अनुज ने अंदर जाकर ये बात रोशनी को बताई। ये सुनकर रोशनी गुस्से में आ गई। फिर शाम को वो छुपते छुपाते जंगल में बनी उस झोपड़ी में गई। रोशनी को अपने सामने देख वो गाय माँ फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटी, क्या इसीलिए मैं मरकर भी वापस तेरी परवरिश करने लौटी थी, ताकि तू मुझे ये दिन दिखाए कि तू मुझे भूल जाए, और अपनी इस गाय माँ को माँ बताने में तुझे शर्म आती है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और हाँ, दोबारा मेरे घर मत आना, समझी? ये कहकर रोशनी वहां से चली गई। लेकिन गाय माँ रोज रोज अपनी बेटी को देखने के बहाने वहां पहुंच जाती और अनुज गुस्से में उसे खूब मारता। एक रोज उसे अनुज मार ही रहा था कि तभी रोशनी गुस्से में वहां आई और बोली, अब बस भी करो, क्यों रोज रोज जलील होने चली आती हो? वो ये कही रही थी कि तभी झाड़ियों से एक सांप आया और उसने रोशनी को डस लिया। ये देखकर अनुज घबरा कर भागने लगा। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। फिर गाय माँ ने जल्दी से उसका सारा जहर चूस लिया। वो तड़पते हुए वहीं गिर गई, लेकिन रोशनी को होश आ गया। वो उठ खड़ी हुई। उसने अपनी माँ को ऐसे देखा तो रोने लगी। तभी अनुज भी 2 आदमियों को लेकर वहां पहुंचा। ये क्या? माँ आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बेटी,
मर तो मैं कई साल पहले ही गई थी, लेकिन तेरी परवरिश के कारण मैं इस दुनिया में वापस गाय का रूप लेकर आई थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर मैं तुझे कैसे अपनी आंखों के सामने मरने देती। रोशनी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। ये नजारा देख अनुज की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर कुछ ही पल में गाय माँ ने अपना दम तोड़ दिया। रोशनी उस रोज खूब रोई। फिर अनुज के साथ उसने अपनी गाय माँ का अंतिम संस्कार किया। ऐसे ही 2 साल बीत गए, लेकिन आज भी रोशनी अपनी उस गाय माँ को याद कर खूब रोती है और याद आने पर अपनी उस झोपड़ी में जाकर समय बिताती है, जहाँ आज सिर्फ वो खाली झोपड़ी थी, लेकिन उसमें रहने वाली उसकी गाय माँ नहीं।